दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ गोस्वामी आपके साथ जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल के एपिसोड नंबर 7 पे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला चैप्टर था वो था संविधान के उद्भव की पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विकास और विशेषताएं, डेवलपमेंट एंड फीचर्स। तो संविधान का विकास कैसे हुआ, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आयाम हैं, और उन्हीं आयामों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है कि संविधान के विकास पर विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक विचारधाराएं साथ साथ काम कर रही थी और सबका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन विचारधाराओं का रिफ्लेक्शन हमारे संविधान पर है, या इन विचारधाराओं ने संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित विचारधाराएं और भारतीय संविधान का विकास। एक विषय जो आजकल बहुत चर्चे में रहता है वो है, क्या संविधान खतरे में है। इस विषय को समझने के लिए भी इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो भी मैं जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल आज इसी विषय पर हम अपने आप को फोकस्ड रखेंगे। देखिए, इसके पहले की जितनी भी मैंने वीडियोस डिस्कस की हैं उन सभी वीडियोस में ये बात मैंने कही है कि भारत का जो संविधान है ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी घटनाएं, जो भी प्रक्रियाएं या जो भी विचारधाराएं, जो भी विकास हुआ, उन्हीं विकास का एक रिफ्लेक्शन है। वहाँ से जो कुछ भी औपनिवेशिक दमन से जो भी हमें अनुभव हुआ, उन अनुभवों को भी हमने संविधान के विकास में शामिल किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। लेकिन ये मान लेना कि केवल एक पार्टी या केवल एक विचारधारा या केवल एक व्यक्ति का प्रभाव संविधान पे है, ये बहुत ही गलत होगा। हमारा पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल एक आइडियोलॉजिकल लेबोरेटरी की तरह था, विचारधाराओं की प्रयोगशाला की तरह था। और वहाँ से जितनी भी विचारधाराएं थी, जैसे कि जब हम थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से, उसी फॉर्मेट पे उन सभी विचारधाराओं का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमारे संविधान पे रहा। जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी विचारधारा जो थी वो पॉलिटिक्स में मोरालिटी की बात करते थे, राजनीति में नैतिकता की बात करते थे। तो वो नैतिक राजनीति, मोरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, इसका भी प्रभाव हमारे संविधान पे है। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी सोच मॉडर्न, लिबरल, डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने को लेकर थी। आधुनिक, उदार, लोकतांत्रिक अधिकारों या विचार को प्रोत्साहित करने से संबंधित थी। उसका भी रिफ्लेक्शन हमारे संविधान पे है। सुभाष चंद्र बोस एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन स्टेट की बात करते थे। एक सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की संकल्पना थी बोस की, वो भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट होती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और संवैधानिक सुधारों की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे। और उनका मानना था कि ये जो संविधान है ये एक सेफगार्ड मैकेनिज्म है, एक रक्षा कवच की तरह है, जो भारतीय समाज में जो भी वंचित, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोग हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए एक सील्ड या एक रक्षा कवच का काम करेगा। जब हम वामपंथी विचारधारा की बात करते हैं तो वामपंथी विचारधारा का ज़्यादा फोकस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने पे होगा। हमारे संविधान में ये भी रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा राइट विंग जो है, जिसको हम दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी पार्टीज कर रही थी, तो इन्होंने जोर शोर से कल्चरल नेशनलिज्म का भी मुद्दा उठाया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी मुद्दा उठाया। तो आज की क्लास में बेसिकली हम यही
समझने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों को किस तरह से हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो संविधान जो हमारा बनके तैयार हुआ 1949 में, तो देखो भारतीय संविधान अचानक से किसी एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमारा संविधान बना। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो ये थी कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभव, सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में हुए उनके अनुभव, भारत में किसान मजदूर संघर्ष का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। औपनिवेशिक सत्ता के साथ संघर्ष में भी तो उस किसान मजदूर संघर्ष का योगदान, भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स और उसका जो कम्युनल पॉलिटिक्स या सांप्रदायिक राजनीति का जो प्रतिफल था वो भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, तो उस कम्युनल पॉलिटिक्स के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस थे उनको भी हमें संविधान निर्माण में इनकॉर्पोरेट करना था, ताकि वैसी स्थिति दोबारा कहीं देखी ना जाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इसमें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। उदार लोकतंत्र, मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ये ढांचा बड़ा ही स्पष्ट दिखता है। अंबेडकर की सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन भी हमारे संविधान में दिखती है। मोरल आइडियल्स, नैतिक आदर्श दिखते हैं। स्टेट पावरफुल है, पावरफुल सेंटर है, बोस की संकल्पना ये हमें देखती है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, तमाम ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में दिखती हैं। आज भी देखो, जैसे आज बीजेपी रूलिंग पार्टी है, एनडीए, तो आप जैसे अभी कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात कहा कि भारत आज मानसिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत एक मानसिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, ये अनायास ही नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो राइट विंग पार्टीज थी, उनका सबसे जो महत्वपूर्ण आदर्श था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जागृत करना ही था। तो आज जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, एनडीए, जिसको आरएसएस सपोर्ट करती है, और यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री ये बात कहें तो ये चौंकने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में खुलकर राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल और तमाम मथुरा जैसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों के रिवाइवल की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारात्मक प्रभाव ही है हमारे संविधान पर, हमारी पॉलिटिक्स पर, राष्ट्रीय आंदोलन में जो कुछ भी हुआ। जब हमारा संविधान बन रहा था 1946 से 49 के बीच का वो दौर था संविधान सभा के गठन के बाद, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनेक विचारधाराएं थी, अनेक पार्टीज थी, देसी रियासतें भी थीं, और सबके विचारों को इनकॉर्पोरेट करना था हमारे संविधान में। यानी कि जो हमारा संविधान था, क्या इसमें सभी विचारों को समान रूप से स्वीकार कर लिया गया? आंसर है नहीं। हमारा संविधान जो है, इसमें सभी विचार बराबर और समान रूप से स्वीकार नहीं किए गए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधाराएं वो केंद्र में रही, ज़्यादा महत्ता के साथ, ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर उनको ज़्यादा स्पेस दी गई। कुछ विचार ऐसे दिए गए भी थे जिनको स्पेस तो दिया गया, लेकिन ये वो विचार सीमांत या मार्जिनल बने रहे। वहीं कुछ विचारधाराएं ऐसी थी जिनको जानबूझकर किनारे कर दिया गया या अस्वीकार किया गया या रिजेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जिन विचारधाराओं को अस्वीकार किया गया, रिजेक्ट किया गया, जिनको केंद्रीय स्थान, सेंट्रल पोजीशन नहीं दी गई, वहां पे थोड़ा बहुत असंतुष्टि का भाव होगा, और वो असंतुष्टि का भाव आज भी रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि हमारा जो संविधान है ये कंप्लीट कंसेंसस या पूर्ण सहमति, सबकी पूर्ण सहमति थी, इस बात पर आधारित संविधान नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पे कुछ विचारधाराएं ज़्यादा प्रभावी हैं, कहीं पे कुछ को मार्जिनल रखा गया, कुछ को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक एक करके हम संविधान पर इन विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, इनका, महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी, महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी, और
इस विचारधारा का भारत के संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, यही हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की विचारधारा और इसका संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे? नहीं, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी की विचारधारा का संविधान पे एक स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। महात्मा गांधी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट थी या कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जो था, संविधान दृष्टि थी, वो कहीं ना कहीं जो भी हमारे संवैधानिक विषय हैं इनको नैतिक, सामाजिक और अधिक विकेंद्रीकृत बनाने से जुड़ी हुई थी, मोरल, सोशल और मोर डिसेंट्रलाइज्ड बनाने से जुड़ी हुई थी। तो देखो, ये कैसे मोरल, सोशल और मोर डिसेंट्रलाइज्ड, अधिक विकेंद्रीकरण को संभव बनाया गया। तो देखो, सबसे पहले जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम गांधी के स्वराज की अवधारणा को समझते हैं। स्वराज शब्द से आप सभी परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी की जो विचारधारा थी उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है स्वराज। और गांधी जब स्वराज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्वराज केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। अगर स्वराज को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मान लें तो इसके अर्थ को सीमित करने जैसा है। स्वराज पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता, इन सभी आयामों को शामिल करके चल रही थी। और यहाँ पे स्वराज में कहीं ना कहीं आत्म संयम और आत्म नियंत्रण जैसी चीजें भी प्रमुख थी। जब गांधी स्वराज की बात करते हैं तो इसमें आत्म संयम और आत्म नियंत्रण जैसी चीजों को भी प्रमुखता देते हैं। जो सामाजिक आत्मनिर्भरता है इसकी भी बात करते हैं। जब वो सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इस सामाजिक स्वतंत्रता में सामाजिक आत्मनिर्भरता या फिर जो सामाजिक एकता है इसको सुनिश्चित करने की बात गांधी करते हैं। गांधी का कहना है कि देखो, हम संविधान तो बना रहे हैं लेकिन हमारा संविधान बनाने का प्रयास, बनाने का उद्देश्य सार्थक तभी हो पाएगा जब, देखो, गांधी का कहना है कि संविधान जो है एक डॉक्यूमेंट है और हम संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान बनाने का ये प्रयास सार्थक तभी हो सकता है जब भारत के नागरिक क्या हो, नैतिक हो, मोरल हो। कहीं ना कहीं ये बात अंबेडकर ने भी स्वीकार की है। अंबेडकर भी मानते हैं कि संविधान चाहे जितना बेहतरीन बना दो, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितना एक्सीलेंटली आप ड्राफ्ट कर दें, लेकिन जब शासन करने वाले लोग या इस संविधान के अनुसार देश की प्रशासनिक प्रणाली को हैंडल करने वाले लोग जब वो नैतिक नहीं रहेंगे तो फिर इस संविधान का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गांधी भी कमोबेश वही बात कह रहे थे कि संविधान शासन बदलने से अधिक आत्मा का शासन है। हालांकि गांधी की बातें थोड़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाती हैं और कई बार अंबेडकर गांधी की कई सारे विचारधाराओं को ज़्यादा आदर्शवादी, अधिक आदर्शवादी कह के खारिज तो नहीं करते थे, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ पे आदर्श अधिक है और व्यवहारिकता थोड़ी कम है। गांधी, मैंने पहले ही बताया कि अधिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते थे। तो अधिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था में गांधी ने जब स्वराज की बात की तो यहाँ पे गांधी का सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं पे है तो वो कहाँ पर है, ग्राम स्वराज पे है। कुटीर उद्योग जो है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इनके विकास पर है। और गांधी कहते हैं कि जो पावर स्ट्रक्चर, जो शक्ति की संरचना होनी चाहिए वो टॉप डाउन अप्रोच पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। शक्ति की संरचना हमेशा कैसी होनी चाहिए, बॉटम्स अप अप्रोच पर
बेस्ड होनी चाहिए, यानी टॉप डाउन अप्रोच जो है, ऊपर से नीचे की तरफ आना, इस तरह के अप्रोच को शक्ति संरचना के लिए गांधी बेहतर नहीं मानते थे। वो बॉटम्स अप अप्रोच की बात करते थे और इसी बॉटम्स अप अप्रोच में उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की। उन्होंने कहा देखो, तुम सशक्त केंद्र या चाहे जो डेवलप करना चाहो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, विलेजेस से करनी पड़ेगी, गांव से करनी पड़ेगी, यानी सशक्त ग्राम या ग्राम स्तर पर सुधार, ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत्स को सबसे सुप्रीम यूनिट बनाना पड़ेगा, सर्वोच्च इकाई बनानी पड़ेगी और कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमें लेके चलना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस देश को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, जहां पर स्टेट या राज्य की कम से कम हस्तक्षेप या भूमिका होनी चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है उसके गांवों में बसती है, यानी जो केंद्रीय प्रभुसत्ता का जो विचार है, इस विचार के ठीक उलट गांधी ने कहा कि लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल से ग्राम पंचायतों को सर्वोच्च इकाई मानते हुए पावर स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करके सबसे ज्यादा शक्तियां ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें आगे चलकर 73rd 74th अमेंडमेंट में रिफ्लेक्ट भी होती हैं। डीपीएसपी में भी देखते हो कि इन सब चीज का रिफ्लेक्शन है। तो ये बात आप समझ गए। यानी आज अगर हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आधुनिक संविधान को देखें तो आज आधुनिक संविधान में राज्य की भूमिका कैसी है? काफी शक्तिशाली है। अच्छा, आर्टिकल 38 में आप क्या देखते हो कि राज्य वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य भी है। आज के आधुनिक संविधान में यह व्यवस्था है कि संविधान में राज्य की भूमिका क्या है, शक्तिशाली है और राज्य एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करता है। लेकिन गांधी जब अपनी संविधान दृष्टि की बात करते थे तो वो राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात नहीं करते थे। वो कहते थे राज्य की कम भूमिका होनी चाहिए, राज्य की उपस्थिति होगी लेकिन राज्य एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो ये बात हम देखते हैं। दूसरी तरफ सत्ता संरचना आज के संविधान में हम देखते हैं तो संघीय है, फेडरल है, केंद्र, फिर राज्य, फिर पंचायत, नगर पालिकाएं, इस तरह का स्ट्रक्चर एक है। गांधी क्या कहते थे? बॉटम्स अप स्ट्रेटजी की बात करते थे। ये ग्राम पंचायतों को सर्वोच्च बनाने की बात करते थे या मोर डिसेंट्रलाइजेशन, अधिक विकेंद्रीकरण की बात करते थे। आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार प्रधान है, राइट बेस्ड अप्रोच पर आधारित है। और गांधी की जब हम बात करते हैं तो गांधी कहते हैं कि अधिकार से पहले क्या आता है? कर्तव्य। और गांधी कर्तव्य की प्रधानता की बात करते थे। आज जो हमारा संविधान है वो विधिक संहिताओं पर आधारित है, जिस पर अंबेडकर ने बड़ा जोर दिया था। गांधी किस चीज की बात करते थे? नैतिकता पर आधारित संविधान की। अंबेडकर ने कहा कि भाई नैतिकता पर आधारित संविधान की बात करना तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक धरातल पे ये सारी बातें इंप्लीमेंट हो पाएंगी, इसको लेके संशय बना रहेगा। यानी कि हमें क्या करना होगा? संविधान को लीगल कोड्स पर बेस्ड बनाना होगा। जैसे गांधी का मानना था कि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी समाज से, ये समाप्त कैसे हो जाएगा? जब लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। गांधी का कहना था कि नियम कानून बनाने से ये चीजें हमेशा के लिए खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब हृदय परिवर्तन होगा तो लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या छुआछूत ये करना बंद कर देंगे। और इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं छुआछूत की व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अंबेडकर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन देना होगा। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, लीगल कोड्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या देखते हैं कि अंबेडकर की जो विचारधारा है वो ज्यादा क्लियरली, ज्यादा स्पष्ट रूप से, ज्यादा प्रभावी रूप से संविधान में व्यक्त होती है। और जाहिर सी बात है कि उनकी विचारधारा अधिक प्रैक्टिकल भी है। गांधी से जब आप अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं तो गांधी का सीधा यही कहना है कि अधिकार पहले है और कर्तव्य बाद में है। गांधी से अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं तो गांधी कहते हैं कि कर्तव्य पहले है और अधिकार बाद में है। तो यहाँ पे कर्तव्य को गांधी ने क्या किया है? प्रधान माना है। कर्तव्य को गांधी ने प्रधान माना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में। गांधी कहते हैं कि देखो,
जब कर्तव्य पालन होगा तो कर्तव्य पालन से ही जो अधिकार है ये उत्पन्न होगा, यानी कि कर्तव्य पालन से ही अधिकार उत्पन्न होता है और इसीलिए कर्तव्य पालन से अधिकार उत्पन्न होता है, इसीलिए कर्तव्य जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पे ज्यादा फोकस दिया इन्होंने। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में रिफ्लेक्ट भी होती है। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था को जो शामिल किया गया, तो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो ये क्यों क्या शामिल किया गया? तो कहीं ना कहीं इस पर गांधीवादी प्रेरणा या गांधीयन इन्फ्लुएंस है। तो मौलिक कर्तव्य भी रिफ्लेक्ट होते हैं जो गांधी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की बात गांधी ने की। गांधी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि सत्य और अहिंसा की बात करते थे और गांधी संविधान में संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सबसे ज्यादा जोर देते थे। संवैधानिक नैतिकता, यानी मैं आपको पहले ही बताया हूं कि मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में नैतिकता, ठीक उसी तरह से संविधान में नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे गांधी का जोर था। दूसरी चीज, जो अथॉरिटी है, सत्ता है, ये सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, इस पे भी गांधी जोर देते थे और राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात करते थे। इनका कहना था कि राज्य जो है, ये राज्य क्या करेगा? राज्य का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि राज्य नैतिक मार्गदर्शक के रूप में होगा, मोरल गाइड के रूप में होगा, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। और साथ ही साथ राज्य एक मीडियम बनेगा, माध्यम बनेगा, क्या? संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का। राज्य इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि समाज का कोई भी वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसके साथ किसी भी तरह का अत्याचार ना होने पाए। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, साथ ही साथ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस पे जोर दिया, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात की, है ना? तो न्यायपालिका द्वारा इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, न्यायपालिका और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये चीजें आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट होती है। गांधी के जो संघर्ष थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, शुरू से ही गांधी ने हमेशा ये कहा कि अंग्रेजों से हमारी जो लड़ाई है वो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की लड़ाई है। लेकिन क्या वो पॉलिटिकल फ्रीडम व्यवहारिक होगा जब तक समाज में सोशल यूनिटी नहीं होगा, सोशल फ्रीडम नहीं होगा, जब तक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी जब तक नहीं आएगी, क्या उस पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब होगा? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट के जब गांधी आए और फिर वहां उन्होंने देखा कि मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्ट्रेट प्रदान करके अंग्रेजी सरकार भारतीय समाज को तोड़ना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी, हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही थी, ठीक वैसे ही चूंकि जो ठीक उसी तरह से कॉम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करके उन्होंने भारतीय समाज से, हिंदू समाज से दलित समुदाय को भी अलग थलग करने की एक घिनौनी साजिश रची। तो इस कॉम्युनल अवार्ड का, सांप्रदायिक पंचायत का विरोध गांधी ने किया। और मजेदार बात यह है कि ऑफिशियली कांग्रेस ने कॉम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट नहीं किया, गांधी ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर कॉम्युनल अवार्ड की खिलाफत की। और आगे चल के आप सभी को पता है कि पूना पैक्ट होता है और अंबेडकर गांधी की बातों से सहमत भी होते हैं। यानी कि गांधी का जो स्ट्रगल है वो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के उन्मूलन का स्ट्रगल है। गांधी महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाते हैं, आंदोलन में लाते हैं, छात्रों को
आंदोलन में लाते हैं, पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में लेके आते हैं। गांधी इस बात को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि समाज में आप किसी भी श्रम से जुड़े हुए हो, कोई भी श्रम, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो श्रम की गरिमा को पहली बार स्थापित करने की सबसे बेहतरीन कोशिश अगर किसी ने की तो गांधी ने की। गांधी ने कहा कि एक लॉयर का काम, एक वकील का काम और एक स्वीपर का काम दोनों ही समान महत्व का है। आप एक शिक्षक हैं या एक लॉयर हैं या एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप जिस पेशे में हैं, आप उस पेशे को किसी स्वीपर के पेशे से बेहतर नहीं कह सकते। दोनों के श्रम की गरिमा क्या है? समान है। तो इतने महान आदर्श थे गांधी के, और ये क्रांतिकारी भी थे। जिस समाज में गांधी इन सुधारों की बात कर रहे थे, उस समाज में इन सुधारों की बात भी कर लेना अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं है। तो फिर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि समाज में ये जो माइनॉरिटीज हैं, जो वंचित वर्ग हैं, दलित वर्ग है, इसकी समस्या जो है, इसकी जो चुनौतियां हैं, इनका समाधान कैसे हो? क्या इसको आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए? तमाम इस तरह की बातें की गई। तो गांधी ने कहा, देखो, रिजर्वेशन देना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और सोशल इक्वलिटी को, सामाजिक समानता को स्थापित करना ही सबसे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें नागरिकों का जो हृदय परिवर्तन है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस तरह की भी बात गांधी ने की। ये बात आप समझ गए। और गांधी संविधान सभा अपना काम कर रही थी, गांधी ने उससे दूरी भी बनाए रखी। ऐसा नहीं है अपनी बातों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन गांधी के विचारों का रिफ्लेक्शन आपको संविधान में कई जगह दिखेगा। जब मैं संविधान के दूसरे प्रावधानों की बात करूंगा, आर्टिकल्स की बात करूंगा, पार्ट्स की बात करूंगा, अनुसूचियों की बात करूंगा, तो हर जगह किस प्रभाव को रिफ्लेक्ट करता है ये क्लास में बताता चलूंगा। तो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उसमें एक मजबूत केंद्र, पावरफुल सेंटर ये रखा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान बनाया, ताकि कहीं पे भी कोई ग्रे एरिया ना हो, है ना, और वहां पे अस्पष्टता की स्थिति ना बने। लीगल इन्फोर्समेंट, संविधान के प्रावधानों का विधिक प्रवर्तन हो सके, इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की। गांधी ने नैतिक समाज की बात की, मॉरल सोसाइटी की बात की, सोशल डिसिप्लिन की बात की, सामाजिक अनुशासन की बात की। और गांधी जिस सामाजिक अनुशासन की बात करते थे, वो कोई रिटन कोड के रूप में नहीं था, लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं था, वो अनरिटन ही था। बट गांधी का जो एम्फेसिस था, महत्व था, वो सोशल डिसिप्लिन पर था। गांधी सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण की बात भी करते थे। तो गांधी के विचारों ने संविधान निर्माण में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, कैसे अपना योगदान दिया? तो एक सिंपल लाइन हम कह सकते हैं कि संविधान के विकास का जो नैतिक आधार है, मोरल बेस, वो गांधी के विचार है। संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण के प्रभावों को गंभीरता से लेना है, ये गांधी का कंट्रीब्यूशन है। भारत का लोकतंत्र एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या सहभागी लोकतंत्र बना रहे, इस बात के प्रयास के लिए गांधी को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा। कर्तव्य बोध या सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, है ना, उन कोड्स के साथ भी जुड़ी हुई है। इस बात को इंश्योर करने का क्रेडिट भी क्या करना होगा? गांधी को देना होगा। हालांकि गांधी के विचार की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि गांधी के विचार क्या थे? आदर्श से प्रेरित थे। कानून कितने जरूरी हैं, अंबेडकर ने कानूनों पे कितना ज्यादा एम्फेसाइज किया है। गांधी का कहना था कि कानून से ज्यादा जरूरी है नैतिक नागरिक। तो गांधी जब ऐसा कहते हैं, इसका मतलब वो अधिक आदर्शवादी हो जाते हैं। संस्थाओं की का जो लीगल इन्फोर्समेंट है, वो कितना जरूरी है, गांधी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं संविधान के संवैधानिक चरित्र को। तो हालांकि ये कुछ गलत नहीं है, बस मुद्दा इतना सा है कि गांधी के विचार अधिक आदर्शवादी हैं, लेकिन उनको व्यवहारिक बनाने का काम किसने किया? अंबेडकर ने किया। तो अंबेडकर को क्रेडिट जाता है संविधान बनाने का। चलिए दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति पे हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। चूंकि जवाहरलाल नेहरू की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही विचारों को
रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू के विचारों ने संविधान निर्माण को किस तरह से, संविधान के विकास को प्रेरित किया, इस बात को हम समझेंगे। तो मैंने गांधी में क्या बताया कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान निर्माण में उसका एक नैतिक आधार, मोरल बेस या प्लेटफॉर्म किसने प्रदान किया? गांधी ने। वहीं जब हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो संविधान के विकास के वैचारिक शिल्पकार, आइडियोलॉजिकल स्कल्पचर के रूप में हम जवाहरलाल नेहरू को मान सकते हैं। तो ये जो दोनों वैचारिक शिल्पकार, आइडियोलॉजिकल स्कल्पचर, तो दोनों पर्सनालिटीज, ये बात तो आप समझ गए कि संविधान को मोरल बेस गांधी ने कैसे प्रदान किया। अब जवाहरलाल नेहरू को वैचारिक शिल्पकार, आइडियोलॉजिकल स्कल्पचर हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान को ड्राफ्ट करना, नो डाउट अंबेडकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन नेहरू जो है, इनको मैंने वैचारिक शिल्पकार क्यों कहा, इसके पीछे रीजन है। नेहरू की जो विचारधारा थी, नेहरू अपनी बातों में सबसे ज्यादा कहाँ फोकस करते थे, सबसे ज्यादा इनका जो एम्फेसिस था वो था मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट पर, यानी कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य। इसमें एक शब्द और आप जोड़ सकते हैं, उदार। मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए। एक तो जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज्यादा फोकस यहाँ था। दूसरी चीज, जवाहरलाल नेहरू का जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस था वो था पंथ निरपेक्षता पे, जिसे कि हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता न कहकर पंथ निरपेक्षता कहना यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक न्याय की बात नेहरू करते थे, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते थे, सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। और चौथी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी साइंटिफिक टेम्परामेंट और रेशनलिज्म, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशील चिंतन। इसको फोकस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशील चिंतन। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ये जो 4 डायमेंशंस मैंने लिखे हैं, चारों आयाम जो लिखे हैं, कि नेहरू ने आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की बात की, पंथ निरपेक्षता की बात की, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की, और साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ तर्कशील चिंतन, रेशनल थॉट्स या रेशनलिज्म की बात की। नेहरू के विचार के आइडियोलॉजिकल स्कल्पचर यहां आपने कहा, तो इस आइडियोलॉजी के ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हो गए, 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हो गए जिसकी बात नेहरू ने की। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अब देखो कितने जरूरी हैं ये, यही बात आपको समझना है। नेहरू ने साफ साफ कहा, जब संविधान बन रहा था तो नेहरू ने साफ साफ कहा कि संविधान का मतलब सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट या विधिक दस्तावेज नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली अ लीगल डॉक्यूमेंट बट इट इज अ लिविंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। यानी कि यह एक तरह से क्या है, यह हमारे देश के विकास के लिए भविष्य का घोषणा पत्र है। यानी कि आज जो हम संविधान में जिन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं वो ये तय करेगी कि भारत देश का विकास कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा, इस बात को तय करेगा संविधान। तो संविधान को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं समझना है, ऐसे समझना है कि आज जो हम संविधान बनाएंगे वही संविधान भविष्य, भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव में उस पूरे के पूरे संविधान की रूपरेखा या खाका उन्होंने खींच दिया था। जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
इन सब का रूपरेखा उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में ही खींच दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने कंप्लीट सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुसत्ता की बात की थी, सॉवरेनिटी की बात की थी। सॉवरेनिटी या संप्रभुता जनता में निहित होगी, इसकी बात की थी। उद्देश्य प्रस्ताव में ही गांधी ने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की भी बात की थी, जो मैंने ऊपर बताया। गणराज्य की भी बात की थी उद्देश्य प्रस्ताव में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात की उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव में ही नेहरू ने विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता की बात की। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट है, कहीं ना कहीं इसकी भी बात उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में कर दी थी। साथ ही साथ अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग हैं, माइनॉरिटीज और जो भी वीकर सेक्शंस हैं, इनको भारत का संविधान सुरक्षा प्रदान करेगा, इसकी भी बात उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में की। और इन सब बातों को करना, ये कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, उदार लोकतांत्रिक ढांचे को ही दिखाता है। तो नेहरू ने इन सभी बातों की व्याख्या उद्देश्य प्रस्ताव में ही कर दी। देखो, नेहरू इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ स्वीकार करते थे कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव संपन्न करना या करवाना नहीं है। क्योंकि देखो, शुरू में लोगों के जो पॉलिटिकल अवेयरनेस का लेवल जो था वो बड़ा ही कम था, शिक्षा भी बहुत, आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, तो लोग एक भ्रम पाल लेते थे कि मतलब चुनाव होंगे मतलब लोकतंत्र। नेहरू ने कहा नहीं, केवल चुनाव संपन्न करवाना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब जो है वो है पब्लिक डिस्कोर्स, डिसेंट और टॉलरेंस के लिए समाज में जगह बने रहने देना। तो नेहरू की ये जो बात थी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील थी। आज भी जब जब लोकतंत्र को एक व्यवस्था के रूप में बेहतर बनाने की बात होती है, या जब भी हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसका जो मोरल कॉम्पास है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको जानने का लिटमस टेस्ट यही है कि आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम इज फंक्शनिंग गुड और नॉट। ये हम कैसे जाने? तो अगर सरकार सार्वजनिक विमर्श को, पब्लिक डिस्कोर्स को, असहमति को, डिसेंट को और टॉलरेंस, सहिष्णुता को स्पेस दे रही है समाज में, इसका मतलब आपका जो डेमोक्रेसी है वो ठीक ढंग से काम कर रहा, आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये एफिशिएंटली काम कर रहा है। यानी प्रातिनिधिक संस्थाएं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इलेक्शन लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या जरूरी है कि जो सत्ता है वो सीमित हो, लिमिटेड हो। और सत्ता सीमित रहेगी, जनता के अधिकार ज्यादा बेहतर ढंग से संरक्षित रहेंगे जब जनता को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होगी। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो असली परीक्षा है वो यही है कि क्या लोकतंत्र असहमति को सहने की क्षमता, या जो सरकारें हैं वो क्या, जो लोग उनकी नीतियों से असंतुष्ट हैं, उनकी बात को सहने की क्षमता, उनकी बात को सुनने की क्षमता सरकारों में है। अगर ये है, यानी कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते हैं। नेहरू धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कहेंगे। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि देखो, नेहरू ने जब पंथ निरपेक्षता की बात की, देखो माहौल क्या था। देखो, नेहरू जब इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, भारत जब आजाद हुआ, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान ही आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी थी, और मुस्लिम लीग लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बात के लिए, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप कह सकते हो पे एक लेबल लगाने की कोशिश कर रही थी। मुस्लिम लीग बार बार कह रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। आईएनसी ने यह ठप्पा कभी नहीं अपने ऊपर लगने दिया। कितना आसान था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू पार्टी का लेवल लगा लेती अपने ऊपर, कितना आसान था इनके लिए। यह लेवल तो लगाने की कोशिश मुस्लिम लीग खुद ही कर रही थी।
कई मौके पर उसने कोशिश किया ये साबित करने की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदूज की पार्टी है, बट आईएनसी ने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? नेहरू चाहते तो आराम से यहाँ पे एक धार्मिक हिंदू, कट्टर धार्मिक हिंदू का चेहरा ग्रहण कर सकते थे, इसमें कोई इफ बट नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग कॉम्युनल पॉलिटिक्स को लगातार मतलब बढ़ा रही थी। तो देखो, ऐसा नहीं करने के पीछे नेहरू ने साफ साफ कहा कि देखो, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आज़ाद होगा, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आएगा, और जब पॉलिटिकल पावर इंडियंस के हाथ में आएगा, और भारत जो है, भारत में बहुलता है, प्लुरलिज्म है, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेट जो है, राज्य जो है, वो धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन करे, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे भारत की जो मल्टी कल्चरल स्पिरिट है, बहुत सांस्कृतिक, जो कह सकते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, इसको हम संरक्षित रख सकते हैं। भारत की विविधता में एकता को, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। यानी स्टेट सभी धर्मों से समान दूरी बना के चलेगा, और हर धर्म के मानने वाले लोग को, हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति को उसके आस्था और विश्वास की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात थी, और कहीं ना कहीं जब नेहरू इस तरह की बात कर रहे थे तो वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म के मॉडल से ज्यादा प्रभावित थे। उनका ये कहना था कि धार्मिक पहचान, रिलीजियस आइडेंटिटी और राजनीति, पॉलिटिक्स, दोनों को अलग अलग रखना है, सेपरेट रखना है, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी हम देंगे, ये बात नेहरू ने कही। तो देखो, जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा था, कॉम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किया जाना, भारत का विभाजन, भारत के विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे, हजारों की संख्या में लोगों का, कह सकते हैं कि लोगों की हत्या हुई, एक दूसरे के साथ हिंसा किया लोगों ने। ऐसी स्थिति में ये विचार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। अच्छा, नेहरू ने यह भी कहा कि राज्य जो है वो, उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिविल लिबर्टीज और जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। नेहरू का मानना था कि सिविल लिबर्टीज या नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, राइट्स टू इक्वलिटी की बात करते हैं, जो ये सब हमारे संविधान में है, विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, धर्म, संस्कृति या अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो नेहरू इन सभी चीजों की सुरक्षा की बात करते हैं। ये भी इन्होंने कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध भी लगा सकता है राज्य, वो भी ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें सुरक्षित रहनी चाहिए। चूंकि नेहरू समाज, उन्होंने खुल के कहा था कि आई एम अ सोशलिस्ट, मैं समाजवादी हूं, लेकिन समाजवाद में भी नेहरू किस तरह के समाजवाद की बात करते थे? तो नेहरू का समाजवाद कोई मार्क्सवाद नहीं था। नेहरू का समाजवाद जो है, जवाहरलाल नेहरू का जो समाजवाद है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद में भी नेहरू किस चीज की बात करते थे? तो नेहरू बात करते थे लोकतांत्रिक समाजवाद की। अब मुद्दा यह है कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसको कैसे इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए? तो देखो, जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ोगे, डीपीएसपी को पढ़ोगे, आगे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में बताऊंगा, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 को जब आप पढ़ते हो तो इसमें आर्टिकल 38 है, और आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। तो कल्याणकारी राज्य, आर्टिकल 38 में जो वेलफेयर स्टेट की बात करना, ये किस चीज को इंश्योर करता है? तो ये ही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकतांत्रिक समाजवाद को ही सुनिश्चित करता है।
यानी कि जो स्टेट है, राज्य है, कल्याणकारी राज्य होने का मतलब क्या है कि नागरिकों की शिक्षा, नागरिकों का स्वास्थ्य, जो सिटीजन्स हैं इनका एजुकेशन हो, इनका हेल्थ हो, इनका न्यूट्रिशन हो, इनका पोषण हो, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की व्यवस्था करना हो, इन सब के लिए राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य क्या करे, नीतियां बनाए, लोगों को रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, पोषण दे और निजी संपत्ति को स्वीकार करते हुए सामाजिक नियंत्रण की बात की गई। निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्वीकार करते हुए सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल की बात की गई। तो देखो, लोकतांत्रिक समाजवाद, यहाँ पे रूस और चीन जैसी व्यवस्थाओं को नहीं लाया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को स्वीकार किया गया। यानी कि दो तरह के सोशलिस्ट मॉडल होते हैं, एक होता है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, एक होता है रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। तो नेहरू का जो समाजवाद था वो रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म नहीं था, क्रांतिकारी समाजवाद नहीं था। यहां समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति संवैधानिक तरीके से करने की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करने की बात की गई है। यहां संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति क्रमिक रूप से ग्रेजुअली करने की बात की गई है। तो नेहरू का जो समाजवाद है वो कैसा है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। देखो, पॉलिटी की अच्छी समझ के लिए हिस्ट्री की समझ होना बड़ी ज़रूरी है। तो अगर आपने हिस्ट्री फाउंडेशन की क्लासेस नहीं की हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है IAS इनसाइट्स बाय सौरभ। तो आप क्या करेंगे, इस चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 56 लेक्चर्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप इन 56 लेक्चर्स को जैसे ही देखेंगे, पूरे आधुनिक भारत के इतिहास की GS के दृष्टिकोण से आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी। आप चाहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी 25 लेक्चर्स यहाँ हैं, देख सकते हैं। AMC के भी 29 लेक्चर्स हैं, ये देख सकते हैं। तो इससे अपनी आधुनिक भारत के इतिहास की समझ को भी बेहतर बना सकते हैं। एक बात और, अगर आप हिंदी माध्यम से हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे, अब इसमें इंग्लिश मीडियम के भी वीडियोस इसी चैनल पे आएंगे। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी चाहे हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम से करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको फाउंडेशन क्लासेस और साथ ही साथ चैप्टर वाइज PYQ डिस्कशंस पूरे के पूरे इन डिटेल्ड अवेलेबल होते हैं। तो इससे आपकी तैयारी में हेल्प मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेहरू की विचारधारा को आपने समझा कि नेहरू को क्यों हमने कहा कि ये संविधान के एक तरह से वैचारिक शिल्पी थे। नेहरू की सबसे बड़ी चिंता भारत की विविधता को लेकर थी और भारत की जो विविधता है, डाइवर्सिटी, इसको नेहरू एक एसेट के रूप में लेते थे। उनका मानना था कि भारत की विविधता संरक्षित तभी रह सकती है जब भारत में एक मजबूत केंद्र हो। और यही कारण है कि जब आप संविधान के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस संविधान के स्ट्रक्चर में मजबूत केंद्र या स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होने के कई फायदे हैं, लेकिन उनमें एक फायदा यह भी है कि अगर संघवाद के ढांचे के साथ जो राज्य का झुकाव है वो केंद्र की तरफ एकात्मक झुकाव है, यानी जिसको KC वियर ने क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा है, अर्धसंघीय ढांचा भी कहा है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा ढांचा भारत की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि नेहरू ने कहा कि भारत की विविधता भारत के लिए एक एसेट है। हर हाल में भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसको हमें क्या करना है, हर हाल में सुरक्षित रखना है। और प्रारंभ से ही नेहरू का फोकस इस बात को लेकर है कि भारत आजाद होगा, भारत के पास अपना एक संविधान होगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब वह अपने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करे, तर्कशील चिंतन, रेशनल थॉट्स को बढ़ावा दे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशील चिंतन। और देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशील चिंतन किसी भी समाज में ये तभी बढ़ावा दिया जा सकता है जब छात्रों को खुलकर सवाल पूछने की आजादी दी जाए। तो नेहरू का ये विजन था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो ऐसे केंद्र होने चाहिए, ऐसे सेंटर होने चाहिए, ऐसे कैंपसेस होने चाहिए जहां
अलग अलग आइडियोलॉजी को पढ़ने वाले, समझने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खुलकर विचारधाराओं पे बात कर सकें, बहस कर सकें, कहीं पे किसी विचारधारा को और बेहतर बनाने की कोई संभावना है तो वो कर सकें, सत्ता से सवाल पूछ सकें, इन सब की खुली छूट विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए। कहा यही विश्वविद्यालय वो लैबोरेटरीज बनेंगे जिससे कि जो भविष्य में भारत के लोकतंत्र को बेहतर बनाएंगे। नेहरू ने कहा कि पाखंड, अंधविश्वास, अगर इसको हमने बढ़ावा दिया तो पाखंड या धार्मिक अंधविश्वास, जो इस तरह की चीजें हैं, अगर सत्ता, पावर या अथॉरिटी या राज्य इन सब चीजों को बढ़ावा देना शुरू कर दे तो देश को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले भविष्य में। और जैसे ही लोकतंत्र, पाखंड या अंधविश्वास, इसको हम ज्यादा स्पेस देना शुरू कर देते हैं तो शुरू में आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 ये जो पाखंड, अंधविश्वास है, ये आपके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंदर से खोखला करना शुरू कर देगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान दूरी को मेंटेन करेगा। दूसरी चीज, राज्य, पावर या अथॉरिटी कभी भी धार्मिक, पाखंड या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दो। आर्टिकल 51H किस चीज की बात करता है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो 51 के अंदर एक क्लॉज है जो ये साफ साफ कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को का विकास करना, ये भी हमारा क्या है ना, ये भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, राज्य ऐसे दिशा में प्रयास करेगा जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या चेतना को प्रोत्साहित किया जा सके। तभी तो हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस होंगे, तर्कशील चिंतक होंगे, नागरिक होंगे। इस तरह की बात नेहरू ने की। तो देखो, एक तो मैंने आपको गांधी बताया, दूसरा नेहरू बताया। तो गांधी क्या कहते थे कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप, राज्य को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। नेहरू ने क्या कहा? राज्य सशक्त होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। लोकतंत्र के प्रति गांधी का जो अप्रोच है, वो गांधी ने क्या कहा? सहभागी लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो व्यवहारिक नहीं था। बॉटम्स अप अप्रोच में सर्वोच्च शक्ति या सुप्रीम यूनिट किसको होना चाहिए? पंचायतों को होना चाहिए, जो व्यवहारिक नहीं था, खासतौर से आजादी के बाद। नेहरू ने किस चीज की बात की? रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस की बात की, प्रातिनिधिक संस्थाओं और निकायों की बात की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की। ये सब हमारे संविधान के ढांचे का हिस्सा है। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता की बात की, सभी धर्मों के साथ राज्य क्या करेगा? समान दूरी बनाएगा। आधुनिकता नेहरू की विचारधाराओं का सबसे केंद्रीय तत्व था। नेहरू मॉडर्निटी की बात करते थे। गांधी से पूछोगे तो मॉडर्निटी के, आधुनिकता को बहुत सीमित रूप में स्वीकार करने के पक्ष में थे। नेहरू एक व्यापक विधिक संस्थागत ढांचे की, लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते थे। गांधी नैतिक अनुशासन की बात करते थे। तो यहां भी जब आप गांधी और नेहरू को कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी अधिक आदर्शवादी हैं और नेहरू अधिक व्यवहारिक है, और हमारे संविधान में दोनों के ही विचारों का रिफ्लेक्शन मिलता है। तो औपनिवेशिक अतीत से, कॉलोनियल पास्ट से भारत आधुनिक लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर हुआ, मॉडर्न डेमोक्रेसी की दिशा में अग्रसर हुआ, इसके लिए नेहरू को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। परंपरा से प्रगतिशीलता की तरफ भारत की जो यात्रा थी, इस यात्रा को सुलभ बनाने में नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। डाइवर्सिटी या विविधता को एक एसेट बनाकर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी या संवैधानिक एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बात को नेहरू ने सुनिश्चित करने की कोशिश की। तो ये सारी बातें हमें समझना है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझ लिया था कि आज का जो संविधान है वही कल के भारत के भविष्य को तय करेगा, और इस लिहाज से भी संविधान एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। चलिए एक और धड़े की बात करते हैं संविधान निर्माण में, और वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो IAS इनसाइट्स वाला चैनल है, वहां पे बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीजें पढ़ाई है, बट वहां हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है। यहाँ पर उन्हीं घटनाओं से जो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं उसको आधार बना के हम डिस्कस कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का परिचय भी मैं नहीं दे रहा हूं, आप सभी
परिचित हैं। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के एक सबसे ज्यादा कह सकते हैं क्रांतिकारी भी थे, बहुत प्रैक्टिकल या यथार्थवादी भी थे। साथ ही साथ आप सबको पता है कि जो भारत है, भारत की आज़ादी को कैसे सुनिश्चित की जाए, इस बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो अविस्मरणीय है, नहीं भूलने वाला। सुभाष चंद्र बोस का ये सपना था कि 200 साल के अंग्रेजी शासन के बाद भारत एक कमजोर उपनिवेशवाद जैसी शोषणकारी व्यवस्था से पीड़ित राज्य बन गया है। तो इस कमजोर और उपनिवेशवाद जैसी व्यवस्था से पीड़ित राज्य को अगर एक मजबूत, शक्तिशाली, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र राज्य बनाना है तो क्या करना होगा। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी, उसी सोच पे हम बात करेंगे। तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि संविधान में वो सोच किन किन एरियाज में रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने खुद औपनिवेशिक दमन या कॉलोनियल सप्रेशन को झेला था। इंडियन सिविल सर्विस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया, उस जॉब को उन्होंने छोड़ा, जेल भी भेजे गए। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे, देश दुनिया की जानकारी रखते थे वो। उन्हें यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास उस दौर में हो रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे, उस राष्ट्रवाद की जो यात्रा थी उससे भी परिचित थे सुभाष चंद्र बोस। समाजवाद जैसे विचारधाराओं से परिचित थे। जर्मनी और इटली में जो पॉलिटिकल रिजीम्स थे, राजनीतिक जो मतलब परिवर्तन हुए, उस राजनीतिक परिवर्तन और उसके स्ट्रक्चर, उस विचारधारा, उसके कोर एलिमेंट से भी सुभाष चंद्र बोस भली भांति परिचित थे। यूएसएसआर का जो मॉडल था उसको भी सुभाष चंद्र बोस बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे थे। और साथ ही साथ भारत की जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन है, इसकी दशा दिशा और इसकी प्रकृति से भी भली भांति वाकिफ थे सुभाष चंद्र बोस। तो देखो, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उस समस्या के जो कंपोनेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनसे परिचित होना बड़ा जरूरी है। और निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस मतलब बीमारी से तो परिचित थे ही, उसके साथ ही साथ इस बीमारी की क्या क्या पॉसिबल दवाइयां हो सकती हैं, क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, उन सभी दवाइयों से वो परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि भारत जब आजाद होगा, तो भारत जब आजाद होगा, भारत को जब पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि भारत पहले से ही एक बड़ा ही सशक्त राज्य है, नहीं। 200 साल के औपनिवेशिक शासन ने भारत को कमजोर बना दिया। और भारत जब आजाद होगा, भारत के सामने इतनी सारी चुनौतियां होंगी, आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, तमाम मतलब विज्ञान, साइंटिफिक टेम्परामेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल चैलेंजेस, तमाम ऐसी इतनी सारी चैलेंजेस होंगी कि उन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक कमजोर और ढुलमुल प्रकार का राष्ट्र उन चैलेंजेस से बहुत प्रभावी ढंग से नहीं निपट पाएगा। और अगर एक कमजोर और ढुलमुल राष्ट्र बन के हम उन चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करेंगे तो कई डिकेड्स लग जाएंगे उन चैलेंजेस से निपटने में। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि पॉलिटिकल फ्रीडम मिलते ही, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलते ही हमें भारत को एक स्ट्रांग और पावरफुल स्टेट बनाने की जरूरत होगी, सशक्त राज्य बनाने की जरूरत होगी। अभी ये सशक्त राज्य कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एम.एन. रॉय का विचार बताया था। एम.एन. रॉय ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए भारतीयों द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होनी चाहिए, इस बात की वकालत सबसे पहले 1934 में की थी, जिसको आगे चलकर कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, एम.एन. रॉय जब अपनी बात कह रहे थे कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो एम.एन. रॉय क्या कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम पहले होनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले होनी चाहिए। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले होनी चाहिए, यानी हम पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए काम करते रहेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, पैरेलली समानांतर रूप से ये संविधान सभा संविधान निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिशा में काम करती रहेगी। और इसी मॉडल को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। यही रीजन है कि हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 1946 में ही बन गई थी। भारत को आजादी मिली 1947 में, संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ 1949 में। यानी कि भारत
को आजादी मिली इसके पहले ही संविधान सभा का गठन हो चुका था। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल भी पूछा जाता है मेंस में कि क्या संविधान सभा पूरी तरह या पूर्ण रूप से संप्रभु थी, सॉवरेन थी? हालांकि इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो एक ये विचारधारा था एम.एन. रॉय का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, पॉलिटिकल फ्रीडम पहले होनी चाहिए, संविधान हम बाद में बना लेंगे। आप जब सुभाष चंद्र बोस को पढ़ोगे, इंडियन नेशनल आर्मी पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने, तो उन तमाम घटनाओं को देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, ये सब कुछ था। लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस वहां संविधान बना रहे थे? नहीं, उनका पूरा फोकस किस चीज पे था? टू इंश्योर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो सुभाष चंद्र बोस का साफ साफ कहना था कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम या राजनीतिक स्वतंत्रता है, जिसको आप आजादी भी कहते हो, ये पहले होनी चाहिए और संविधान निर्माण बाद में होना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस की एक क्लियर आइडियोलॉजी। इन्होंने कहा संविधान निर्माण तो तभी सार्थक है जब राष्ट्र, संविधान निर्माण तभी सार्थक है जब राष्ट्र पूर्णतः संप्रभु हो, मुक्त हो। कहा संविधान निर्माण का मतलब तो तभी है अगर हमारा देश ही आजाद नहीं हुआ, हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार है ना एक तरह से बैठी हुई है, तो इस संविधान निर्माण का क्या मतलब हुआ? ये तो संविधान पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। इसलिए वो ये कहते थे, इनका कहना था कि अगर हम औपनिवेशिक शासन के दौरान संविधान बनाने की कोशिश करेंगे, यानी औपनिवेशिक जैसे 1947 में संविधान सभा बनी और संविधान बनाना शुरू कर दिया, तो यहां पे क्या था? औपनिवेशिक शासन ही तो था, कॉलोनियल रूल था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर हम औपनिवेशिक शासन के दौरान संविधान को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये प्रयास बहुत ही सीमित होगा और कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल में जो कंडीशंस होंगी वो कॉम्प्रोमाइजेस वाली होंगी, समझौते वाले होंगी और हमें कई जगह पे समझौता करना पड़ सकता है। तो हमें समझौता न करना पड़े औपनिवेशिक शासन से, हम अपने तरीके से अपना संविधान बनाएं। इसके लिए जरूरी है भारत को पहले आजाद करवाना। और भारत को आजाद कराने के बाद इनका ये कहना था कि जो भारत में सरकार होगी वो सरकार क्या होनी चाहिए? सशक्त होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होनी चाहिए। अब यहां पे ये क्यों कहते थे कि एक सशक्त सरकार होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड सशक्त, साथ ही साथ ये क्या कहते थे? केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड अनुशासन बहुत जरूरी होगा, पावरफुल, डिसिप्लिन बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनका ये कहना था कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, चाहे ये लैंग्वेजेस, भाषाओं से जुड़ी हुई विविधता हो, चाहे ये जातियों या कास्ट से जुड़ी हुई विविधता हो, चाहे ये धार्मिक विविधता हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, आर्थिक पिछड़ेपन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है। और एक सेंट्रलाइज्ड, पावरफुल और डिसिप्लिन स्टेट ही ऐसी विविधता वाले राष्ट्र में एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव, शक्तिशाली कार्यपालिका ही राष्ट्र निर्माण का काम कर सकती है। यानी अब इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं वो सबसे विवादास्पद विचार बन गया, जो इसके बाद सुभाष ने कहा ये स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेट तो होगा। अब ये सवाल आता है कि ये स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डेमोक्रेटिक स्टेट होगा? इन्होंने कहा देखो, अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करोगे कि भाई डेमोक्रेटिक स्टेट के सिस्टम पर बेस्ड होना चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के पैरामीटर्स को पूरी तरह से फुलफिल करना चाहिए, मानदंडों को फुलफिल करना चाहिए, तो कहा फिर तो समस्या हो जाएगी। इन्होंने कहा कि देखो, भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है, धार्मिक, भाषाई, कहीं ना कहीं भारत के विभाजन की बात हम क्या कर रहे थे? विविधताओं को ही तो एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा जब पूरी तरह से लोकतांत्रिक राज्य की बात आप करोगे भारत की आजादी के बाद, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लोकतंत्र के नाम पे गुटबंदी और अराजकता को बढ़ावा मिल जाएगा। लोग अलग अलग पॉकेट्स में बढ़ जाएंगे, अलग अलग धार्मिक पॉकेट में, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जातियां, और लोकतंत्र में सरकार को साधने की कोशिश में लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा टेम्पररीली भारत में लोकतंत्र तो आएगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही हमें चाहिए, लेकिन
भारत की आजादी के तुरंत बाद हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर कैसे चीजें चलेंगी पॉलिटिकल फ्रीडम में? तो इन्होंने कहा यहां पे एक टेम्पररी डिक्टेटरशिप जैसी व्यवस्था होगी। टेम्पररी डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया अस्थायी अधिनायकत्व, और यही सबसे विवादास्पद विचार है ना। इन्होंने कहा यह डिक्टेटरशिप दूसरे राज्यों के डिक्टेटरशिप जैसा नहीं होगा। यहां पे डिक्टेटरशिप का मतलब यहां पे डिक्टेटर कोई पर्सन नहीं होगा, जैसे अगर मैं सरकार का मुखिया हूं तो मैं डिक्टेटर नहीं हूं, बल्कि यहां पे डिक्टेटरशिप जो होगी वो एक सिस्टम की डिक्टेटरशिप होगी। ये किसी इंडिविजुअल या पर्सन की डिक्टेटरशिप नहीं होगी, ये एक सिस्टम की डिक्टेटरशिप होगी। और इस सिस्टम की डिक्टेटरशिप इस तरह से डिजाइन की जाएगी कि जिससे यह अपने नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हितों को ठीक ढंग से पूरा कर सके। तो भारत की आजादी के तुरंत बाद जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम और उस पर बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र आसानी से गुटबंदी में बदल सकता है। हम इस सिस्टम बेस्ड टेम्पररी डिक्टेटरशिप की मदद से भारत में सामाजिक आर्थिक समानता, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंश्योर करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे भारत में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम और पूर्ण लोकतंत्र को हम स्थापित करेंगे। तो ये सुभाष का ऐसा विचार है जो काफी विवादास्पद हो गया है ना। ये चीजें हैं। सुभाष चंद्र बोस दूसरी जिस बात पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे वो ये था कि 200 सालों के औपनिवेशिक शासन में भारत का सबसे ज्यादा अगर कुछ शोषण हुआ है तो वो है आर्थिक शोषण। अंग्रेज भारत में थे, सबसे ज्यादा इनके इंटरेस्ट किससे जुड़े हुए थे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में भारत जो है वो उसका कह सकते हो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसका ग्रामीणीकरण हो चुका है, या भारत की अर्थव्यवस्था से भारत को गरीब बना दिया गया है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। इनका ये कहना है कि भारत की आजादी के बाद, पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद भारत को सबसे ज्यादा जरूरी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की है। यानी कि भारत के पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद आर्थिक पुनर्संरचना ये भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और आर्थिक पुनर्संरचना, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो स्टेट है या राज्य है ये क्या करे, जो इंडस्ट्रीज या उद्योग हैं इनको लगाए। यानी कि प्लैंड मॉडल की बात ये भी करते थे कि राज्य क्या करेगा, उद्योगों का विकास करेगा। कुछ प्रमुख क्षेत्र ऐसे होंगे, आर्थिक क्षेत्र, जिसको नेशनलाइज कर दिया जाएगा, जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। और इस पूरे के पूरे प्रयास का उद्देश्य यही होगा कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, इसको हमें क्या करना है, तो कंप्लीटली अबॉलिश करना है, पूरी तरह से समाप्त करना है। ये इनकी कोशिश थी। तो जब सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज को हम देखते हैं तो न तो हम इनको पूरी तरह से मार्क्सवादी कह सकते हैं, न तो हम पूरी तरह से समाजवादी कह सकते हैं, पूंजीवादी कह सकते हैं। तो सुभाष भी एक तरह के समाजवादी ही थे, लेकिन ये नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते थे। नेहरू किस चीज की बात करते थे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवादी थे। सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवादी थे। तो दोनों की विचारधाराओं में अब आपको एक नेहरू की विचारधारा और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा कि ये नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते थे और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते थे। तो फिर देखो, अगर इन दोनों में आप बैलेंस विचारधारा की बात करोगे तो नेहरू ही होंगे। अगर आप गांधी और नेहरू को कंपेयर करोगे तो गांधी के विचार क्या हो जाते हैं, ज्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं। फिर यहां पे सबसे ज्यादा व्यवहारिक किसका विचार है? नेहरू का ही विचार है। तो नेहरू वैचारिक शिल्पी थे और नेहरू ने इस देश को सही दिशा देने के लिए उनके जो आइडियाज थे वो वाकई बड़े ही फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि से प्रेरित थे। इसीलिए नेहरू को मतलब आलोचना के कटघरे में खड़ा करना मतलब अपनी ही मूर्खता का सर्टिफिकेट देने जैसा हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पॉलिसीज के लेवल पे देखो, इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन आइडियाज के मामले में नेहरू है ना के आइडियाज एक्सेलेंट थे। तो आजाद हिंद सरकार वगैरह समझ लिया।
अब जब बोस देखो, बोस से भी आप अगर आप बात करोगे कि ड्यूटीज और राइट्स दोनों में से आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, तो बोस ने किसको कहा कि राष्ट्रीय कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिकार की तुलना में। यानी कि कहीं ना कहीं बोस ये बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद, राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत अधिकार, सिविल राइट्स, लिबर्टीज, राइट्स, हम इनको सेकेंडरी मानेंगे। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय कर्तव्य, ये प्राइमरी होगा और इससे हम भारत के विकास को इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि एक भूखे गुलाम, जहां लोगों के पास भोजन नहीं है, साफ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऐसे राष्ट्र में लोगों को अधिकार दे देने से पहले, है ना, कर्तव्यों की आवश्यकता ज्यादा है। प्रैक्टिकल विचारधारा था, मतलब विवादास्पद था, लेकिन हाँ, सुभाष चंद्र बोस जिस नजरिए से देख रहे थे, सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल था, जैसे अगर उस मॉडल पे हम जाते, देखो कहीं ना कहीं इस टेम्पररी डिक्टेटरशिप की कीमत लोगों को चुकानी पड़ती, लेकिन भारत चीन से आगे होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसी ही कुछ पॉलिसीज आगे चल के चीन ने लाई। हालांकि सुभाष को हम चीन वाली पॉलिसीज के साथ पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस हिसाब से हिंदुस्तान चलता है ना, तो मतलब देखो कभी भी हम डेमोक्रेसी, लोगों के विचार, लोगों की असहमति, हर चीज को एकोमोडेट करके चलते हैं, तो थोड़ी प्रोसेस जो है ना वो दीर्घकालिक हो ही जाती है। तो खैर ये अलग मुद्दा हुआ। तो आप समझ गए कि बोस जो है वो नेशन स्टेट की बात करते थे, पावरफुल सेंटर की बात करते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम पहले, संविधान बाद में, और संविधान को राष्ट्र निर्माण का उपकरण वो भी मानते थे। राइट्स और ड्यूटीज में से वो सुभाष ड्यूटीज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी भी ड्यूटीज को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन गांधी के विचार इस तरह के अधिनायकवादी नहीं थे। तो सुभाष चंद्र बोस की ये जो विचारधारा है, इसमें जो अधिनायकत्व की अवधारणा है, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अधिनायकत्व कब कौन सा रूप ले ले हम नहीं कह सकते। सिविल राइट्स के डिटेरियोरेट होने की संभावना बन जाती, नागरिक स्वतंत्रताओं, नागरिक अधिकारों के क्षरण की संभावना बन जाती, और कहीं ना कहीं कुछ इस पर रिफ्लेक्शन फासीवादी मॉडल्स का भी है। हालांकि जो भी हो, सुभाष ने हमें यह सिखाया कि बिना शक्ति और अनुशासन के हम स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं रख सकते। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना योगदान दिया, हमें प्रेरणा दी। लेकिन अंत में आते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनको हम क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। तो आइए अब हम भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का संविधान निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो एक और व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भीमराव अंबेडकर। तो इनकी संविधान दृष्टि क्या थी, भीमराव अंबेडकर की संविधान दृष्टि क्या थी, और संविधान निर्माण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, हम यही समझेंगे। चीफ आर्किटेक्ट, ये तो कह ही सकते हैं कि जो चीफ आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, मुख्य जो शिल्पी हैं वो कौन है, भीमराव अंबेडकर ही थे, है ना। और भीमराव अंबेडकर की जो भी विचारधारा है, या संविधान में जिन चीजों को भी उन्होंने इंक्लूड करने की बात की थी, तो इसमें उनका जो ज्ञान था, नॉलेज, और साथ ही साथ उनका जो अनुभव था, दोनों का एक मिश्रण था। जैसे अंबेडकर जो है वो खुद दलित समुदाय से आते थे, और दलित समुदाय से आने के कारण उन्हें अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को समाज में उन्होंने खुद व्यक्तिगत स्तर पे इसको महसूस किया। सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार जैसी चीजों का उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे अनुभव किया। यानी ये उनका क्या हो गया, छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, ये सब अंबेडकर के क्या हो गए, व्यक्तिगत अनुभव, निजी अनुभव। तो निजी अनुभव भी आपकी विचारधारा को क्या करते हैं, आधार देते हैं। साथ ही साथ इनकी जो शिक्षा थी, लॉ की शिक्षा थी, है ना, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, कानून की शिक्षा, विधि की शिक्षा, इस शिक्षा और इससे प्राप्त अनुभवों को भी शामिल किया। इन्होंने दुनिया में उस समय, जैसे यूएस, यूके और जो दूसरे देश थे, जो भी व्यवस्था थी, जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भी संवैधानिक व्यवस्था थी,
अन्य दूसरे देशों की, इन सभी देशों की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन अम्बेडकर ने किया था। कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या बुरा है, किस व्यवस्था का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस बात की समझ इनको सबसे ज्यादा थी। तथा साथ ही साथ एक प्रश्न जिसको ये बहुत ही गंभीर प्रश्न मानते थे, वो है मेजोरिटेरियनिज्म का खतरा। जो बहुसंख्यक है वो कैसे खतरनाक, बहुसंख्यक जो है मेजोरिटेरियनिज्म कब खतरनाक रूप ले लेता है, और जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक, इनको सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस बात की बहुत बेहतर समझ अंबेडकर को थी। और अंबेडकर पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अंबेडकर इस बात पे जोर देते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट इट्स बेस सोशल डेमोक्रेसी। इनका यह कहना है कि राजनीतिक लोकतंत्र ठीक है, तभी सार्थक है जब इसके आधार में क्या हो, सामाजिक लोकतंत्र। अब ये समझने वाली बात है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब सार्थक है जब समाज में क्या हो, सामाजिक लोकतंत्र। तो देखो, जब हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें इसके मूल में आ जाती हैं। सामाजिक लोकतंत्र के मूल में जो लिबर्टी, समानता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये इसके मूल में आ जाती हैं। और ये देखो, संविधान की यही आत्मा भी है। इसके पहले आपने देखा गांधी हूं तो अधिकार और कर्तव्य में से कर्तव्य को इंपॉर्टेंट मानते हैं। बोस हैं अधिकार और कर्तव्य में से कर्तव्य को इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन अंबेडकर तक आते आते अंबेडकर इस बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि जो अधिकार हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, राइट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे सबसे ज्यादा जोर दी अंबेडकर ने। इन्होंने राइट्स में फंडामेंटल राइट्स की बात की, मौलिक अधिकारों की बात की। कहा जिस स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता या फ्रीडम मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार नहीं होंगे। जिस स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं वो स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं होंगे। और सिर्फ अधिकार, मौलिक अधिकार के होने से भी काम नहीं बनेगा जब तक इन मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को, विधिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, लीगल इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो ये फंडामेंटल राइट्स भी अर्थहीन है। तो देखो, पॉलिटिकल फ्रीडम या जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। और सिर्फ मौलिक अधिकार होने से बात नहीं बनेगी, मौलिक अधिकार के होने के साथ साथ जब तक उसके क्रियान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए, विधिक क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था नहीं होगी तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें मौलिक अधिकार हो, और साथ ही साथ जुडिशियल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट दीज फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 32 226 से इंक्लूड किया गया, वो हो। इस सब पे सबसे ज्यादा जोर अंबेडकर ने दिया। यही कारण है कि जब अंबेडकर से यह पूछा गया कि आपकी नजर में संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय क्या है, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 32, यही संविधान की हृदय या आत्मा है। जब अंबेडकर से पूछा गया संविधान का हृदय या संविधान का आत्मा क्या है, इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 32। इसके पीछे लॉजिक यही था कि फ्रीडम मीनिंगलेस है बिना राइट्स के, राइट्स मीनिंगलेस है बिना फंडामेंटल बनाए हुए उनको, और फंडामेंटल राइट्स तब तक मीनिंगलेस है जब तक इनका लीगल इन्फोर्समेंट, विधिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित ना किया जाए। तो आर्टिकल 32 इसी चीज को सुनिश्चित करती है ना, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रेमेडीज हैं, जुडिशियल रेमेडीज, इनकी बात करती है। तो इसी को इन्होंने संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पे अंबेडकर का सबसे ज्यादा जोर था, और ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आगे जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा तो हर एक चीज वहां पे जाके क्या होगी, रिपीट होगी, आप देखोगे। जैसे विधि के समक्ष समानता की बात,
आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में की गई है। तो जब हम विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता किस चीज को इंश्योर करता है? सामाजिक न्याय को ही तो इंश्योर करता है। जब हम अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशंस सकारात्मक भेदभाव की बात करते हैं, चाहे आर्टिकल 15(4) से करें चाहे आर्टिकल 16(4) से करें, तो जब हम अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशंस या सकारात्मक विभेद की बात करते हैं तो यह सकारात्मक विभेद भी क्या करता है? सामाजिक न्याय को ही सुनिश्चित करने का साधन है। आर्टिकल 17 से जब अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की जाती है तो यह भी क्या है? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का साधन है। आरक्षण कोई दया नहीं है, ये अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है और इस अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन से सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। तो एक तरफ गांधी कहते थे कि स्टेट का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, बोस कहते थे कि टेम्पररी डिक्टेटरशिप चाहिए, अंबेडकर ने कहा नहीं, राज्य जो है वो संवैधानिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसकी सत्ता सीमित हो, पावर एंड अथॉरिटी लिमिटेड हो, इन ये सब होने के बावजूद भी राज्य क्या हो? स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो, सशक्त हो। इस बात पे जोर था अंबेडकर का। ये कब होगा? जब सशक्त केंद्र होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है उसको मनमाने अधिकार नहीं दिए जाएंगे, वो नियंत्रण में होगी। यानी अंग्रेजी शासन में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का एक्सेसिव कंट्रोल था, कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण था। अंबेडकर ने कहा कि नहीं, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाएगी, ऐसा साधन बनाएंगे। तो जब तक हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। और इन सब के अलावा राज्य को लोकतंत्र को संस्थागत सुरक्षा भी चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा कि संविधान चाहे हम जितना अच्छा ड्राफ्ट कर दें, लेकिन अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, नैतिक नहीं होंगे, तो संविधान क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता की बात भी की गई, जो कि आज न्यायिक विमर्श के केंद्र में है। संघवाद और मजबूत केंद्र, इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा, है ना। साथ ही साथ अंबेडकर सेकुलरिज्म इसकी वकालत करते थे। अंबेडकर का कहना था कि राज्य जो है, स्टेट और रिलीजन दोनों का क्या होना चाहिए? क्लियर सेपरेशन, स्पष्ट पृथक्करण, यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर सामाजिक सुधार की अनुमति। राज्य जो होगा वो अपने आप को क्या करेगा, है ना, धार्मिक मामलों से अलग रखेगा। जब अंबेडकर ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको भी सपोर्ट किया, कहा कि धार्मिक परंपराओं में सुधार आवश्यक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के राइट्स को सुरक्षित रखता है। तो अंबेडकर ने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की, संवैधानिक लोकतंत्र की बात की, साथ ही साथ अधिकार को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना कर्तव्य की तुलना में। राज्य को सशक्त होना चाहिए लेकिन सीमित भी होना चाहिए, और संविधान को ये जो माइनॉरिटीज हैं इनके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में ये मानते थे। तो ये अंबेडकर का विचार था। चलिए, अंबेडकर के विचार के बाद एक और विचारधारा है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, वो है राइट विंग या हिंदुत्ववादी धारा की संविधान दृष्टि। तो अब मैं अगला जो है राइट विंग, दक्षिण पंथ, जिसको आप हिंदुत्ववादी धारा कह देते हो, इसकी संविधान दृष्टि क्या थी, इसी पे बात करेंगे, जिसमें हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी पार्टियां इसका नेतृत्व करती थी। लेक्चर के शुरू में मैंने बताया कि संविधान निर्माण में कुछ विचारधाराओं को सेंट्रल पोजीशन, केंद्रीय भूमिका मिली, महत्व मिला, कुछ मार्जिनल थे और कुछ को के विचारों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो विंग है राइट विंग, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में इनके अधिकतर विचारों को सिरे से खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो देखो यहां पे क्या है, क्या क्या विचार है इनकी। तो राइट विंग की जो संविधान दृष्टि है, अगर इसकी हम बात करें तो इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है इनकी हिंदुत्व की विचारधारा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हिंदुत्व की विचारधारा। दूसरी, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत की। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है कल्चरल नेशनलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दूसरी चीज,
मुस्लिम लीग की जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति और पृथकतावादी राजनीति, दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम लीग की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक राजनीति, साथ ही साथ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स या पृथकतावादी राजनीति, इसके रिएक्शन के रूप में, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इनसाइट्स को, संविधान दृष्टि को, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न पश्चिमी लोकतांत्रिक विचार जो हैं, पश्चिमी लोकतांत्रिक विचार, इनमें इनकी पूर्ण आस्था नहीं थी। ये 3-4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द अगर आप समझोगे तो आप आरएसएस और हिंदू महासभा की विचारधारा को समझ सकोगे। एक दो नाम आपने सुने होंगे, जैसे वीडी सावरकर का नाम सुना होगा, एमएस गोलवलकर का नाम सुना होगा। तो इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इनकी संविधान दृष्टि को आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो गोलवलकर या सावरकर या हिंदू महासभा या आरएसएस, इनकी विचारधारा में सबसे बड़ी बात है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। शुरू से ही ये आइडियोलॉजी है कि भारत क्या है, एक हिंदू नेशन है, हिंदू राष्ट्र है, ये मानते हैं। लेकिन मैंने कहा पहले ही कि मुस्लिम लीग की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका भी एक रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे है ये समझिए। जब हिंदू की बात की गई कि हिंदू कौन है, इसको डिफाइन किया गया, तो हिंदू को एक सोशल कल्चरल आइडेंटिटी से जोड़कर देखा गया, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा गया। यानी कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ ये रिलीजियस आइडेंटिटी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका जो ब्रॉडर मीनिंग है वो है कि ये एक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी भी है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान भी है। कैसे है? जैसे अगर यहां पे देखो, राष्ट्रवाद की ये बात करेंगे, राष्ट्रवाद को जब डिफाइन करेंगे तो राष्ट्रवाद को डिफाइन करते वक्त सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी से कैसे लिंक करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है, मान लेते हैं इसका कोई धर्म है, जैसे मान लेते हैं कि मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है, और इस मुस्लिम धर्म के व्यक्ति से अगर ये प्रश्न पूछें कि आप जो है, ठीक है, आपके पूर्वज, ठीक है, जैसे आपके पूर्वजों की जब बात की जाती है, कहां से आए, कहीं से आए, तो देखो प्रेरणा के लिए आप, जैसे हर किसी का अपना एक इतिहास होता है और इतिहास से प्रेरणा लेके लोग स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जब आपसे आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो इसके लिए अगर आपने अपना आदर्श भारत भूमि से बाहर कहीं देखा, अरब में देखा, मध्य एशिया में देखा, कहीं भी देखा, इसके अलावा आपका जो पवित्र स्थल है वो कहाँ है, तो अगर आपने अपने पवित्र स्थलों को भी डिफाइन किया भारत से बाहर, तो इनका ये कहना है कि आपकी जो प्रेरणा है, ठीक है, वो क्या है, आपका जो राष्ट्रत्व है, इसकी सांस्कृतिक पहचान जो है, ठीक है, इस पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। और मैंने कहा कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि एक लाइन में मैं बता दूं, इसमें तमाम गलतियां भी निकाली जा सकती हैं, क्योंकि ये वर्ड, ये कॉन्सेप्ट समय के साथ साथ इवॉल्व होता चला गया। मुस्लिम लीग की कम्युनल पॉलिटिक्स का विकास होता चला गया। मुस्लिम लीग जब खुल के एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने लगी, तो ये राइट विंग पार्टीज, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये भी रेडिकल होती चली गई, है ना। इनका ये कहना था कि हमें विभाजन किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है। मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग ही इन कुछ मूर्खता भरे तर्कों के आधार पर थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बात ये कही। यानी अल्पसंख्यकों की स्थिति, जब अल्पसंख्यक अपनी प्रेरणा पूर्वज के लिए भारत भूमि से बाहर देखते हैं, अल्पसंख्यकों का जो पवित्र स्थल है वो भी भारत भूमि से अगर बाहर है, ऐसी कंडीशन में आपकी जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, वो जो आपकी जो सांस्कृतिक पहचान है, ये भारत में रहने वाले जो हिंदू नागरिक है, इनकी सांस्कृतिक पहचान प्राथमिक हो जाती है, और फिर आपकी सांस्कृतिक पहचान क्या हो जाती है, द्वितीयक हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। इस तरह की बात इन्होंने कहना शुरू कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, इनको हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। ये चीज है इनका। ये कहना था कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो भारत में जो सरकार होगी, आप कह रहे हो कि सभी धर्मों के साथ समान दूरी बना के चलेगी। क्यों समान दूरी बना के चलेगी? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाले हिंदू नागरिकों को
जो प्राथमिक और माइनॉरिटीज को सेकेंडरी मान के हम चलेंगे। हालांकि ये सेकेंडरी मानने वाली बात बाद में आई, जब मुस्लिम लीग ने सीधे सीधे खुलकर अलग राष्ट्र की मांग करनी शुरू कर दी। अब क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। पहले क्या था, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, के अनुसार, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे भारत का जब संविधान बना, ठीक है, तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हिंदू राष्ट्र और इन हिंदू राइट विंग पार्टीज ने की, का यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हालांकि जब इन्होंने यूनिफॉर्म हिंदू कोड की बात की तो वही जो संविधान सभा में जो दूसरे लोग थे, दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना कहीं ना कहीं बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक पर थोपने जैसा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन या सांस्कृतिक समरूपता के तत्वों को बढ़ावा देने जैसा है। तो देखो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग रहते हुए कल्चरल सोशल लेवल पर इन्होंने अपनी संविधान दृष्टि को मतलब बनाए रखा और आजादी के बाद लगातार आज तक आरएसएस जैसी पार्टीज जो हैं या बीजेपी जो है, उनकी जो विचारधारा जो है वो यही विचारधारा है। जब वो विचारधारा की बात करते हैं तो यही कहते हैं, उनका कहना है कि भारत का जो संविधान बना इसको भारतीय परंपराओं से कटा हुआ संविधान बना दिया गया है, इसमें ज्यादा वेस्टर्न एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना। राष्ट्र की आत्मा, हिंदू राष्ट्र की आत्मा इस संविधान में क्या है, अनुपस्थित है। तो जब आप आरएसएस से पूछोगे, जैसे किसी आरएसएस के नॉलेजेबल पर्सन से आप पूछोगे कि आपके लिए क्या पहले है, आपके लिए राष्ट्र पहले है या संविधान पहले है, तो वो क्या कहेंगे, हमारे लिए क्या पहले है, राष्ट्र पहले है। वो राष्ट्र को क्या मानते हैं, प्राथमिक मानते हैं, संविधान के महत्व को स्वीकार करते हैं, संविधान के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्राथमिक क्या है, राष्ट्र है। ये है विचारधारा। इन्होंने कहा यहां पे संविधान जो है ये इसी राष्ट्र की सेवा करने का साधन है। इन्होंने कहा संविधान साध्य नहीं है, संविधान तो साधन है, और ये साधन किस लिए है, इसी राष्ट्र की सेवा का साधन है। संविधान कोई अंतिम सत्य जैसी चीज नहीं है, अंतिम सत्य जैसी चीज नहीं है। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्र को मतलब राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात आएगी, तो हमें संविधान में थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़े, हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमारा साध्य जो है वो क्या है, राष्ट्र है। तो यही विचारधारा है। यानी कि संवैधानिक नैतिकता का विचार अंबेडकर ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इन्होंने संवैधानिक नैतिकता को साध्य नहीं माना। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, संवैधानिक नैतिकता जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी है वो क्या है, राष्ट्रवादी नैतिकता। तो इस तरह की बात राइट विंग पार्टीज ने की। देखो, संविधान सर्वोच्च है, कहीं ना कहीं इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं। वाकई ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी इंडिविजुअल से अगर ये पूछा जाए कि आपका धर्म सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है, और अगर ये कहता है मेरा धर्म पहले आता है, संविधान बाद में आता है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न चिन्ह लगता है आपकी समझ पर। यहां पर मुद्दा क्या है कि सर्वोच्च क्या है, राष्ट्र पहले कि संविधान पहले। राइट विंग पार्टीज का कहना है कि क्या पहले है ना, राष्ट्र पहले है। अब इन्होंने ये कहा, अब जैसे क्या था कि माइनॉरिटीज की स्थिति क्या हो भारत में, तो राइट विंग का कहना है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो भी पूरी तरह से राष्ट्रीय हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। माइनॉरिटीज जो हैं, भारत में रहने वाले जो भी अल्पसंख्यक हैं, वो भी अपने आप को हिंदूज के रूप में या एक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में, है ना, वो नेशनलिस्ट मान सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उनको खुद को एसिमिलेट करना सीखना होगा, समायोजित करना सीखना होगा हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ, हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म के साथ उनको एडजस्ट करना होगा। वो अपने आप को अलग थलग रख के सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रवादी होने का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। देखो, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इसको राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में समझना, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, पैरेलली एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान के लिए आंदोलन चला रही थी। इस तरह की बात इन्होंने कही। कहा लोकतंत्र जो है वो साधन है, साध्य नहीं। साध्य क्या है, राष्ट्र। बहुमत की सांस्कृतिक इच्छाओं को प्रमुखता मिलनी ही चाहिए। जो मेजॉरिटी हैं उनके कल्चरल इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस को इंपॉर्टेंस मिलनी ही चाहिए। तो देखो, कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी
या हम कहते हैं कि बहुसंख्यक को महत्वपूर्ण भूमिका देने पर आधारित लोकतंत्र, इसकी व्यवस्था की झलक हमें मिलती है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं कि नहीं, इनका कहना तो देखो संविधान से ही निकला फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट क्या हो गया, साधन हो गया। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार क्या हो गया, साधन हो गया। और फंडामेंटल राइट से ज्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय कर्तव्य और अनुशासन। कहीं कहीं यहां पे बातें सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती की जाने लगी। तो राइट विंग की पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स में आपको सुभाष चंद्र बोस का भी रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये राष्ट्रीय कर्तव्य और अनुशासन की बात करते हैं। लोगों ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या, राइट विंग का क्या कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। यानी राष्ट्रीय कर्तव्य और अनुशासन को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी कर्व करना पड़े तो हम करेंगे। और ये तब हो पाएगा जब मजबूत केंद्र हो, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सेंटर हो, जो कल्चरल यूनिटी, ऐसा नहीं है कि कल्चरल डिसयूनिटी को प्रमोट करना है, लेकिन सांस्कृतिक एकता को प्रमोट करते हुए, हमें बहुलता के प्रश्न को एकोमोडेट करते हुए हिंदू सांस्कृतिक पहचानों को साथ लेके चलना है। हिंदू जो है, हिंदू नेशन या हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र या हिंदू सांस्कृतिक पहचान, इसकी पहचान को हमें गौण नहीं होने देना है। अधिकार सेकेंडरी हो सकते हैं, संविधान राष्ट्र के अधीन हो सकता है, लेकिन हमें कुल मिला जुलाकर राष्ट्रीय अनुशासन, कर्तव्य बोध, इन सबको साथ लेते हुए सांस्कृतिक एकता और पहचान पर बल देते हुए भारत की एकता और अखंडता को हर कीमत पर क्या करना है, अक्षुण्ण रखना है ना। तो ये है। लेकिन हम जब इस तरह की बातें उस दौर में हो रही थी तो अंबेडकर ने कहा, देखो सुभाष चंद्र बोस ने टेम्पररी डिक्टेटरशिप की बात की थी, अल्प समय के लिए अधिनायकत्ववाद की अवधारणा की बात की थी। तो उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के आइडिया जो थे, मतलब टेम्पररी डिक्टेटरशिप के आइडियाज, ये मतलब उतना ही खतरनाक मेजोरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद का भी विचार हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म, जो हमारी कल्चरल प्लूरैलिटी या मल्टी कल्चरल स्पिरिट है, इससे ऊपर आ जाता है कल्चरल नेशनलिज्म, है ना। और संविधान को राष्ट्र की परंपरा के अधीन मान लिया जाता है, तो संविधान यहां क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। ये चीजें हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को प्राइमरी मान ले, तो हमारा संविधान किसको प्राइमरी मानता है, नागरिक को प्राइमरी मानता है। तो राइट विंग अगर संविधान को सेकेंडरी मान लेगी, तो संविधान जब नागरिक को प्राइमरी मानता है, तो ऐसी कंडीशन में नागरिक भी सेकेंडरी हो जाएगा। नागरिक सेकेंडरी हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में नागरिक के जो सिविल राइट्स हैं, इनको क्या किया जा सकता है, इनका दमन होने की संभावना यहां पर बनी रहेगी। तो ये है राइट विंग की विचारधारा। देखो, एक मुद्दा, पक्ष और विपक्ष, जैसे रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, लगातार कई महीनों से आप देखोगे, कई सालों से, 2-3 साल 4 साल से ये डिबेट में देख रहा हूं, क्या संविधान खतरे में है। तो इस विषय को बड़े गहराई में समझने की जरूरत है, ठीक है, कि विचारधारा किसी पार्टी को कैसे गाइड करती है। विचारधारा से गाइड होना अच्छा है कि बुरा है, ये बात कहना कि क्या संविधान खतरे में, क्या तार्किक है। जब हम अपना घर बनाते हैं छोटा सा, तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई चोर उचक्का ना घुस जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, सेंधमारी ना हो जाए, हमारी घर की सुरक्षा, घर के सदस्यों की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। तो क्या संविधान बनाने वाले लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा? क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसे लूप होल्स दिए होंगे कि हमारा संविधान खतरे में पड़ जाए? तो ये डिबेट जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के लिए, है ना, एक होता है सतही डिबेट जो टीवी पे आता है, तमाम यूट्यूबर्स जिस पे बात करते हैं, उससे हमारे ज्ञान का स्तर नहीं विकसित होता है, उससे व्यूज, रिएक्शंस, ये सब खूब मिलते हैं। बातों को कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद बना देने से वीडियो की रीच बढ़ती है, लेकिन पॉलिटिकली अवेयर हम नहीं हो पाते। और देखो, अभी हाल फिलहाल में कहीं मैंने पढ़ा कि किसी ने कहा कि जो पॉलिटिकली, अगर इंडिया का यूथ पॉलिटिकली अनअवेयर है तो उसका कोई भविष्य नहीं है। यानी कि ये बात कहना कि हमें राजनीति में कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। हम सबको पॉलिटिकली अवेयर भी होना चाहिए। तो चलिए, संविधान क्या खतरे में है, इस वीडियो को भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो उस बात को और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। एक विंग और है, उस पर मैं चर्चा करके वीडियो खत्म करूंगा, और वो है वामपंथी विचारधारा, जिसको आप लेफ्टिस्ट विंग कहते हो, लेफ्टिस्ट
विंग, वामपंथी विचारधारा। क्या संविधान निर्माण पर इस वामपंथी विचारधारा का प्रभाव रहा है? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, या आज़ादी के दौरान हमने देखा समाजवादी पार्टीज हैं, सोशलिस्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस के भीतर समाजवाद है, आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, तो इनकी विचारधारा क्या थी? तो देखो, आमतौर पे मार्क्सवादी विचार जो है वो क्लास, वर्ग संरचना, वर्ग विश्लेषण, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, राज्य की भूमिका, स्टेट रोल, इन्हीं सब चीज़ों को लेके चलता है। तो देखो, शुरू में जो भारत के जो साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का जो संविधान बनाया गया यह भारत में पूंजीवादी हितों की ही सुरक्षा करता है ना। लेकिन धीरे धीरे देखो, मार्क्सवादी दृष्टि में मार्क्स लेनिन के विचार तो आएंगे ही आएंगे, किसान मजदूर संघर्ष, उससे जुड़ी हुई विचारधाराएं, आइडियाज, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। सोवियत देश और ऐसे देश जहां पे ये मॉडल लागू हुआ, वहां से प्राप्त अनुभव भी इन विचारधारा के केंद्रीय तत्व हो जाएंगे। और भारतीय समाज में जो एक सेमी फ्यूडल, या कह सकते हो कि जो ढांचा, लंबे समय से अर्ध सामंती ढांचा, तो इन सब से जुड़े हुए जो विचार अनुभव हैं, यही भारत में जो साम्यवादी विचार है या वामपंथी विचार है उसका आधार बनता है। तो जब संविधान सभा बनी 1946 में, संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, तो ये जो टोटल 3 साल का दौर था, ये इसके पहले से भी कह सकते हो 3 से 4 सालों का दौर ऐसा था जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने ये बार बार आरोप लगाया कि भारत का जो संविधान बनाया जा रहा है यह बुर्जुआ लोकतांत्रिक संविधान है, इट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, यह पूंजीवादी वर्ग का ही एक दस्तावेज है जो पूंजीवादी हितों की सुरक्षा करता है, निजी संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस पे ज्यादा जोर देता है, और भारत के संविधान में सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन जैसे तत्वों का अभाव है, ट्रांजिशनल है, पूंजीवादी हितों की सुरक्षा करता है, यह आरोप लगाया। लेकिन 1950s के बाद इसी लेफ्ट विंग ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत के संविधान को इन्होंने स्वीकार किया और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री तरीके को अपने संघर्ष का आधार बनाया। यानी हम संविधान के ढांचे के भीतर रहते हुए ही समाजवादी आदर्शों और सिद्धांतों को लागू करने की लड़ाई लड़ेंगे, ये बात इन्होंने कहा। आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की लड़ाई हम लड़ेंगे। इनका मानना था कि राजनीतिक अधिकार तभी पूरे होते हैं, तभी सार्थक होते हैं, जब आर्थिक शोषण, है ना, को राजनीतिक अधिकार आर्थिक शोषण को समाप्त करें, आर्थिक समानता लाएं, भूख, बेरोजगारी और असमानता जैसे तत्वों को हम खत्म करें, तब जाके हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सही मायने में सफल होगा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, श्रमिकों का अधिकार, श्रमिकों का आंदोलन, इसको स्पेस दिया जाए। निजी संपत्ति, जिसको ये शोषण का स्रोत मानते थे, तो देखो आगे चल के जो 44th अमेंडमेंट 1978 हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया, तो ये जो चेंजेस हुए, ये उसी वामपंथी धड़े की जीत है, जिसको मैंने बताया कि 1950s के बाद वामपंथी धड़े ने ये मान लिया कि भाई हमें संविधान के भीतर रहते हुए ही अपनी लड़ाई लड़नी है। तो ये वामपंथी विचारधारा की सबसे बड़ी जीत है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। वामपंथी विचारधारा से पूछोगे कि संविधान का सबसे प्रगतिशील, सबसे प्रोग्रेसिव हिस्सा कौन सा है, तो उनका आंसर होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इस डीपीएसपी से समाजवादी राज्य की दिशा को दिशा मिलती है। वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। कहीं ना कहीं भारत में जो भूमि सुधार कानून, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए कानून और नियम पारित हुए, ये सब डीपीएसपी से ही इंस्पायर थे। वामपंथी विचारधारा ये मानती है कि राज्य की भूमिका न्यूनतम नहीं होनी चाहिए, राज्य की भूमिका हस्तक्षेपकारी की होनी चाहिए। राज्य भूमि सुधार करे, पब्लिक हेल्थ का विस्तार करे, जिससे गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें आसानी से सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाए। सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई व्यवस्था, इस चीज को राज्य मतलब इंश्योर करे। तो मजबूत संघवाद, राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब ठीक है। और मतलब इस तरह से वामपंथ हम देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट की बात करता है, इस पे सबसे ज्यादा जोर रहता है। धार्मिक पहचान, रिलीजियस आइडेंटिटी को आधार बना के राजनीति की जाए, इसका ये विरोध करते रहे हैं। तो इस तरह से वामपंथी धड़े को भी हम देखते हैं कि इस विचारधारा की का भी संविधान जो हमारा दस्तावेज है, इस पर अच्छा खासा प्रभाव है ना। तो ये चीजें हम आपने समझी। तो लोकतंत्र
जो है लोकतंत्र सफल है या बेहतर ढंग से ये ढांचा काम कर रहा है, इसको देखने के लिए सिर्फ चुनाव और मतदान पेटी की तरफ नहीं देखना होगा। इसको तय करने के लिए हमें लोगों के भूखे पेट की तरफ भी देखना होगा, तब हम लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं इस बात का आंसर कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ी बहुत समझ आपकी विकसित हुई होगी कि संविधान के विकास पर विचारधाराओं का प्रभाव क्या था। देखो, संविधान को चैप्टर 1 और इसके बाद जो विशेषताएं बताऊंगा, संविधान सभा का गठन बताऊंगा, वो सारी अगर इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखते हो तो धीरे धीरे आप जुड़ने लगोगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मॉड्यूल, इस विषय के साथ आपका स्वाभाविक जुड़ाव विकसित होगा। और जैसे ही एक बार वो स्वाभाविक जुड़ाव विकसित हो गया तो फिर आपके लिए न तो अनुच्छेद, आर्टिकल, शेड्यूल, भाग, उसमें जो भी आपको कठिन और जटिल चीजें पॉलिटी में लगती हैं वो नहीं लगेंगी। बस थोड़ी आदत आपको डालनी होगी कि जो बेहतर लेक्चर्स होते हैं उनको सुनने की आदत डालो। सिर्फ क्लास नोट्स बनाना, टीचर डिक्टेट करा दे, लिख के चले जाना 4-5 पेज, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो यूपीएससी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि यूपीएससी के मेंस के पेपर नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो अगर आप वाकई अपनी तैयारी को बेहतर दिशा देने चाहते हो तो आपको अपने अध्ययन की गुणवत्ता को, क्वालिटी को भी बढ़ाना होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम संविधान सभा के गठन की बात करेंगे, जहां हम इंडियन पॉलिटी के जो तकनीकी पहलू हैं उसमें प्रवेश करेंगे। और संविधान सभा का गठन है ना, इसके चर्चा के साथ ही जो हमारा इसमें जो सब टॉपिक बी था ये ख़त्म होगा, संविधान का विकास ख़त्म होगा। फिर हम विशेषताएं, उससे रिलेटेड डायमेंशंस और वीडियोस लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।